नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में आज युवाओं के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,572 नव युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और इनमें से कृषि विभाग के 3,446 प्रभारी सहायक और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिव शामिल है। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी नव नियुक्ति कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी देंगे और सरकार के मुताबिक इन नव युवकों में चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया है। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5,000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान और आरक्षण, सरकारी पदों की रिक्तियों और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। और राजभर ने पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता, ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य और आरक्षण के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी। वही गैर मराठी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर चल रही बहस को भी उन्होंने अपनी राय जाहिर की। 60 साल कांग्रेस क्या कर रही थी? आज तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम घूम के बयान दे रहे हैं कि पिछड़े दलित को उनका हिस्सा नहीं मिला। तो 60 साल में कांग्रेस ने कितना दिया ये बताओ पहले। आज तो यहाँ यूपी में अकेले 9 लाख सरकारी नौकरी भी भर्ती हुई है। रोजगार मेला लगा करके नौजवानों को रोजगार देने का काम
काम तो सरकार कर ही रही है, क्योंकि विपक्ष के चश्मे में सब दिखाई नहीं देगा ना। अब उनकी सरकार होती तब दिखाई देता। निश्चित है चुनाव एक साथ होने चाहिए, सब बार बार चुनाव होने पर विकास प्रभावित हो रहा है। कि अजय राय जी सनातनी हैं, सावन में मछली खा रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब राहुल गांधी, जहां तक उनका सवाल है, राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। इस नाते राहुल गांधी की बात पर बहुत नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। कौन मना कर रहा है संन्यास लेने के लिए? कोई तो कहा नहीं। लड़ाई 15 साल तो लड़ती रही, अब तो सत्ता गई है, अब समझ में आ रहा होगा। सही कहा मुख्यमंत्री जी ने कि जो यहाँ रह रहे हैं तो उनको नागरिकता देने का जो फॉर्म फिलअप हुआ उसकी जांच करा करके उनको नागरिकता जल्दी दी जाएगी। अब अठावले जी का अपना बयान है। अठावले जी जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया है तो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आज उनके बेटे और ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। पहले तो इस पे उनको फोकस करना चाहिए कि जो अब आरक्षण का लाभ लेकर के विकास की मुख्य धारा में आ गए तो उनको अलग करें। अब सरकार का फैसला है, अब सरकार जो आदेश किया है तो लोगों को मराठी सीखना चाहिए वहां। लखनऊ में यूपीएसएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, लंबित भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों ने आवाज बुलंद की और अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी और भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी करने और चयन प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की गई। और अभ्यर्थियों ने भर्ती में पारदर्शिता और लंबित प्रक्रिया पर जल्द फैसला लेने की अपील की और डिप्टी सीएम ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कालो बाबू, यूपी ट्रिपल एससी के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमसे मिले हैं। हमने सभी छात्रों की समस्याओं को सुना है। यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने बात किया है कि सभी बच्चों की जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शासन से लेकर के आयोग तक कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच्चों को काम किया जाए। और हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। क्योंकि मैं स्वयं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आया हूं तो मैं छात्रों की आवाज को, छात्रों की पीड़ा को मैं बेहतर समझता हूं और मैं इन्हीं के बीच का आदमी हूं। मैं इनका ही रिप्रेजेंटेटिव सरकार में हूं। छात्रों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रदेश के छात्रों के साथ खड़ा मिलूं, वो मैं हमेशा जीवन भर करूंगा। ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों ने आपसे आज मुलाकात की है। यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी विभिन्न विभागों में जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की वो हमसे मिले हैं। इन्होंने वेटिंग लिस्ट में सुधार की मांग की है। उसमें कई बच्चे कई बार एक ही पद के लिए विभिन्न पदों के लिए चयनित हो जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है। हमने जो अध्यक्ष है उनसे बात की है और इनकी बातों को सुन करके निस्तारित किया जाए और शीघ्र जो सभी भर्ती के विज्ञापन के लिए प्रवर्तन है उनको निकाला जाए। हर स्थिति में हमारी सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब भी हम आपके पास आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं, आयोग में मांग कर जाता है। नहीं, आज भी इनकी बातों को हमने आयोग के समक्ष रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि शासन स्तर पर आयोग के बीच में समन्वय बनाकर इनकी जो काम है हम शीघ्र से शीघ्र कराएंगे। और हमने तत्काल अध्यक्ष से बात किया है और जो शासन स्तर पर अफसर है उनसे भी हम तत्काल आज बात करके इसको निर्धारित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे के मुद्दों पर सांतों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है।
सांतो का आरोप है कि चरावे से जुड़े मामले को लेकर प्रस्तावित बैठक को प्रशासन ने रोक दिया और सांतो ने प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और मामले में कंप्यूटर बाबा और प्रकाश नंद गिरी महाराज और अवधेश प्रसन्नाचार्य और महामंडलेश्वर दिलीप दास जी महाराज ने अपनी बात रखी। और गौरतलब है कि राम मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था को लेकर पहले भी विवाद सामने आया है और इस मामले में जांच के साथ मंदिर प्रशासन में बदलाव की प्रक्रिया भी चल रही है। चोर जेल जाएं। हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते थे मुख्यमंत्री जी को। सारे संतों के हम लोग अयोध्या के संतों को बुलाए थे, सभी संतों को जहां तहां रोक दिया गया, हम लोग को कैद कर दिया। हम लोग देखा कैसे प्रशासन, रात में हमारी बात हुई कि हम लोग अपनी बैठक है, हम लोग रोड पर नहीं जाएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई रैली नहीं है। सारी बात होने के बाद अगर ये तत्परता प्रशासन चंदा चोरों को दिखाई रहती तो आज हम लोग को यहाँ नहीं आना पड़ता। दुखद बात है कि हे राम जी, आपके धरती पर चोरी हो गया, प्रशासन उसमें तत्परता नहीं दिखा पाए। योगी जी तब इंटेलिजेंस, विजिलेंस, LIU हम आए, पता चल गया और उतना धन लेके चला गया, किसी को पता नहीं चला। प्रशासन को कहाँ सो रही थी, प्रशासन LIU कहाँ सो रही थी, यहाँ के थाना प्रभारी कहाँ सो रहे थे, यहाँ के DM, SP, कमिश्नर कहाँ सो रहे थे। जब चोरी किया हम लोग जाते थे, लंगोट चोर हम लोग का चेक होता है, पूरा कपड़ा चेक होता है और उतना धन निकल गया, कोई नहीं प्रशासन देख पाया। तो इसीलिए हम लोग एक बैठक रखे थे, शांतिपूर्ण बैठक, वो अभी प्रशासन ने मना कर दिया। आप लोग देखें किस तरह गेट बंद कर दिया गया, इसी तरह सभी प्रशासनों को गेट बंद कर दिया। यहाँ हम लोग रखे थे, इनको कहा आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, आप रूम खाली कराइए। रात में हम लोग कहा गया रूम खाली कराइए, कहाँ जाए, ये राम की भूमि है, ये किसी की भूमि नहीं है। सरकार आती जाती है, योगी जी हमारे हैं, वो संत हैं, योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की लोकल प्रशासन की लापरवाही है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं। और यह चंदा चोरी हम लोग जन जन का आंदोलन तक पहुंचाएंगे। ये लोग सरकार के विरुद्ध यहाँ की प्रशासन कर रही है और योगी जी के सामने चुनाव है। हम लोग चाहते हैं कि CBI जांच हो करके जो चंदा नहीं दिए थे वो लोग भी आज बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यह सब कुछ साफ साफ निर्णय हो और यह जांच CBI जांच हो, नहीं तो हम लोग जन जन आंदोलन करें। जैसे जन जन आंदोलन होकर के 1-1 रुपया सबने दिया, वैसे रुपया तो हम लोग किसी से नहीं मांगेंगे, लेकिन 1-1 रुपया वापस कराएंगे, यह भी प्रशासन देखेगा। 1 लाख संत लेकर नहीं आए तो प्रशासन को भी हम बताएंगे कि और बिना परमिशन कहेंगे हम राम जी से मिलने का परमिशन। भाई आराम से करिए, हम लोग खड़े रहेंगे। ये बड़े लोगों को पकड़ नहीं सकते, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं CBI जांच हो, बड़े बड़े चोर पकड़े जाए। छोटे छोटी मछलियां तो योगी जी ने पकड़ लिया, लेकिन बड़ी मछलियां उनके बाहर निकल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, कल हमारी CO साहब से बात हो रही थी, चंपत राय पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। हम बोले चंपत राय पहले FIR ये होना चाहिए कि 79 लाख रुपया किस आधार पर उसने जो रिकवरी किया, वो तो FIR आपने किया नहीं, क्यों नहीं FIR हुआ। CO साहब से कल हमारी बात हो रही थी, तो वो बोले आपके पास प्रमाण है। हम कहिए हम कोई प्रशासन है, हम तो CBI जांच की मांग कर रहे हैं कि दूध और दूध का पानी हो, जो क्योंकि दूध फट गया इतना दिनों में। आप तो देखे कैसा गेट हमारा बंद किया गया करके जबरन। हमारे पास हजारों संत आने वाले थे, सबको जहां तहां रोक दिया। कई बाहर से संत आ रहे हैं, उधर ही डिटेन कर लिया गया। नहीं, अपनी ये जो गड़बड़ी की बिनी प्रशासन के मिला भगत की इतनी चोरी तो हो नहीं सकती, लेकिन उसको छुपाने के लिए अभी हम लोग दिल्ली में 10 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट रहा। PMO ने बुला करके ज्ञापन लिया, क्योंकि दिल्ली के लोग तो सम्मिलित इसमें है नहीं, तो उन लोगों ने CP से लेकर सभी लोगों ने हम लोग का सहयोग किया। आज यहाँ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ मिली भगत में प्रशासन भी फंसेंगे, इसीलिए। शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं और हिमकेयर योजना समेत के मुद्दों पर लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। वही हिमकेयर योजना को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज है। हिमाचल प्रदेश सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है, लेकिन 4 वर्ष के कार्यकाल में अपनी कोई भी योजना जनहित की शुरू नहीं कर पाई। अभी तक 3.25 साल के कार्यकाल में पूर्व सरकार की जो जनहित की योजना थी, उन योजनाओं को एक एक को बंद करने के लिए साजिश की जा रही है।
और उसी दृष्टि से हम इस बात को देखें कि आज स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से प्रदेश के अंदर चरमरा गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम हाई एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एक चीज को देख रहे हैं कि हाई एंड हेल्थ सर्विसेज देने की बातें तो की जा रही है, मशीनें महंगी महंगी खरीदी जा रही हैं, लेकिन आदमी जमीन पर जो है बिना दवाई के, बिना इलाज के तड़प तड़प करके मर रहा है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की है उस तरफ ध्यान नहीं है। ये बड़ी मशीनें खरीदने के पीछे कोई और राज है, कोई और लक्ष्य है उनका, क्योंकि उसमें पैसा जो खरीदने के लिए लगाया जाता है उसकी एवज में सरकार क्या हासिल कर रही है, सरकार के नेता, सरकार के अधिकारी क्या हासिल कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है। नियम 130 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर सदन के अंदर चर्चा चल रही है और आज हमने इस बात को लेकर के यहां प्रदर्शन रखा कि जो योजना, जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों ऐसे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज हुआ जो अपने इलाज करने की स्थिति में नहीं थी, उनको जिंदगी मिली, हिमकेयर योजना, उस पर जांच बिठाई गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन के अंदर बोला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब हमने कहा कि 850 करोड़ तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से हिमकेयर शुरू हुई है तब से खर्च हुआ है, ये 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया? और ऐसी सूरत में फिर दूसरे दिन करेक्शन की कि 1100 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का घोटाला। दिल्ली में आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कई अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब संबंधी फैसले पर उन्होंने अपनी बात रखी और आज अदालत ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज की और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की राहुल गांधी पर टिप्पणी, योगी आदित्यनाथ के मनुस्मृति और अयोध्या के फीस्ट वाले बयान पर भी मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चिट्ठी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरक्षण से जुड़े आरोपों पर भी उन्होंने अपनी बात और राय रखी और वन नेशन वन इलेक्शन को 2029 में लागू करने की चर्चा और दिल्ली में सीजेपी मार्च के मुद्दों पर भी आरजेडी सांसद ने प्रतिक्रिया दी। वही बीपीएससी अधिकारी के निलंबन को लेकर भी मनोज झा ने अपनी बात सामने रखी। नहीं, मैं एक बात कहूं आपके माध्यम से। एक दिन पार्लियामेंट में खड़गे साहब ने मनुस्मृति का जिक्र किया था और पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो गई प्रतिकार में। आप मनुस्मृति को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? जिस देश में संविधान हो उस देश में उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। अब ये व्हाट अबाउटरी का तो जमाना लद गया किरण जी। आज भी उन्होंने एक अखबार में लेख लिखा और उसके ठीक नीचे मेरा लेख। उन्होंने पार्लियामेंट न चलने को सीधे अपोजिशन पे ठेकड़ा फोड़ दिया। मैंने तो सत्ता पक्ष पे नहीं फोड़ा, मैंने तो ओवरऑल एक मेलोडी का जिक्र किया। तो ये समग्रता का बहुत अभाव है। मैं बार बार कहता हूं किरण जी एक अच्छे वकील हैं, लेकिन वकालतनामा ठीक नहीं है और यही हर जगह इन दिनों सिद्ध हो रहा है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं। मिथिला गए हैं ये लोग? कभी नहीं गए होंगे, चले जाएं। बंगाल गए हैं कभी? ये चले जाएं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरे भारत क्या है? कागज पे बना एक नक्शा नहीं है जो बीजेपी की मर्जी के अनुरूप चलेगा। यहां खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा और सरोकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग है। असल में इनके पास कुछ है ही नहीं। स्कूल कैसे बेहतर हो, महाविद्यालय कैसे बेहतर हो, पढ़ाई कैसे बेहतर हो, रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, सावन, नवरात्र, मछली, मांस, यही ढूंढ रहे हैं। और जब अपना मौका आएगा तो मंगल बिफे कुछ नहीं देखते। हमने तो कभी किसी के खान पान पर टिकट टिप्पणी नहीं की। अरे साहब ये तो बताओ नौकरियां कितनी दी आपने, विद्यालयों में क्या आमूलचूल सुधार हुआ? वहां तो चुप हो जाते हो। दया आती है आप लोगों के लैक ऑफ विजन पे। नहीं, उनका ये कहना क्यों कहते हैं? आंकड़ा नहीं है क्या? आंकड़ा तो कांग्रेस या अपोजिशन ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है,
अपने किचन में नहीं। आंकड़ा तो सरकार का है, वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग। क्या उसमें रिजर्वेशन लागू होता है? तो ये खत्म करने की परिपाटी नहीं हुई। लैटरल एंट्री क्या है? क्या ये आरक्षण खत्म करने की परिपाटी नहीं है? क्या हम ये नहीं समझ रहे हैं? क्या हम बीजेपी के लोगों के बयान नहीं देखते हैं या उनके इकोसिस्टम की बात नहीं करते हैं? आरक्षण पर बहस करने वाले लोग पहले आरक्षण समझ ही नहीं रहे। 100 दफे पार्लियामेंट के अंदर बोल चुका हूं, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का खाका है। इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने जो कहा वो बहुत ईमानदारी से कहा। सर, वन नेशन वन लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और आगामी कैबिनेट बैठक और झज्जर सरकारी स्कूलों के लिए नए भवनों में मुद्दों पर भी उन्होंने जानकारी दी और इलाहाबाद में हाई कोर्ट के स्कूलों के हिजाब से जुड़े फैसले और यूजीसी के विरोध के साथ आरक्षण के मुद्दों पर भी संजय निषाद ने अपनी बात रखी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आरक्षण संबंधी आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और सीएम योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी पर टिप्पणी और अयोध्या में कांग्रेस नेता अजय राय से जुड़े फीस्ट और विवाद पर भी संजय निषाद ने बयान दिया और अयोध्या में सावन के दौरान आयोजित फीस्ट को लेकर विवाद सामने आया है और वही 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन और पश्चिम बंगाल के सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र के मुद्दों पर भी मंत्री ने अपनी बात राय रखी और संजय निषाद हाल में के दिनों में निषाद समुदाय की आरक्षण की मांग को लेकर भी लगातार मुखर रहे हैं। कोर्ट के उस आदेश का सबको स्वागत करना चाहिए। आधी आबादी महिलाओं की मातृशक्ति है और सबको समानता का अधिकार है और सभी लोगों को एक स्वतंत्रता सम्मान पाने का अधिकार है। महिलाओं को लंबे समय तक ऐसे अधिकारों से वंचित रखा गया था और संविधान सबको समान करने का अधिकार देता। हमको लगता है कि सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। सर, यूजीसी को लेकर देखा जा रहा है कि कई राज्यों में विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि यूजीसी लागू हो सकता है, उसको लेकर यूजीसी लागू होना चाहिए। ये तो SC/ST OBC के बच्चों के लिए, लेकिन और सामान्य बच्चों के लिए भी, उनके बच्चों का भी भविष्य किसी भी प्रकार का फर्जी केस न लगा दे, उसके भी प्रोटेक्शन एक्ट बनने चाहिए। आरक्षण का जो मुद्दा है वो आप भी उठा रहे हैं सर, क्या लगता है आगे आपकी क्या कुछ तैयारी रहेगी? निश्चित रूप से आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, यह अवसर है, एक समानता सम्मान समृद्धि जो सदियों से सताए गए हैं, वंचित हैं, जो 11 कई हजार वर्ष से लड़ रहे थे, वो पढ़ नहीं रहे थे, तो ऐसे लोगों को अवसर प्रदान किया जाएगा तभी वो समानता का आएगा। तो इसीलिए सामाजिक न्याय का मामला है, सामाजिक अन्याय जिसके ऊपर हुआ सदियों से, उसको सामाजिक, जब अगर आरक्षण खत्म करना जो आंदोलन कर रहे हैं तो जाति खत्म कर दें तो शायद अपने आप आरक्षण खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सर, कांग्रेस को खाली रखकर आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर निष्पक्ष ने अगर यही सब किया होता तो शायद आज देश की दशा इतना हम लोग को अवसर नहीं मिलता। हम लोग जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे सब हो रहा है और विपक्ष खाली बयानबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं होता। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर JPC की बैठक हुई है, बताया जा रहा है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, तो होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होम टीवी भारत।